Good evening everyone, I'm Jatin Verma. So guys, here we are for the daily news analysis for 23rd of January 2020. सबसे पहले नजर डालेंगे आज की कोट पे. Don't take rest after your first victory because if you fail in the second one, more lips are waiting to say that your first victory was just a matter of luck. तो यूपीएससी में खासकर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स गलती से निकल जाता है तो फिर ये कहा जाता है, जनता ये कहती है, लोग ये कहते हैं, रिश्तेदार, कि प्रीलिम्स तो तुक्का था, असली बैटल तो मेंस में है. जो अभी लोगों का मेंस का रिजल्ट आया होगा उस केस में लोग ये गेस करने लगते हैं कि आपका मेंस क्यों नहीं निकला, मेंस वाज द रियल बैटल और प्रीलिम्स तो तुक्का है, गोले लगा के निकल गया होगा, राइट. और दूसरी चीज अगर हम इसे देखें तो हम इस वे में भी देख सकते हैं कि जब कोई भी हम बैटल वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बैटल हम जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन है, तो you could be the late starter, you may not be the best starter always, but you always have to touch the finishing line. तो चाहे रिवीजन की हो, हम अगर आजकल जैसे रट्टा लगाने में, मेमोराइज करने में प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो इन सच अ केस डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री. यानी कि अगर कुछ चीज पहले कर ली है, पहला जो टॉपिक था डे का या कोई भी टारगेट जो रखा था उसको करने के बाद आप थके नहीं, हारे नहीं, राइट. तो ये इसका मॉरल है. यहां पे आगे चलते हैं गाइस. ये बताना चाहूंगा करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है. दिस करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स इज ऑलरेडी लाइव. तो आप लोग 15th ऑफ जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है. अनअकैडमी प्लस पे जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड मेरे, तो ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी प्लस पे एक्सेस कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय वन सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स. और मेरे ये कोर्सेज, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉमिस किया था कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स जो है 10th फरवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद और काफी सारे मैसेजेस के बाद दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑफ जनवरी. दिस कोर्स विल बी रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स 2020 एज वेल एज मेंस 2020. इसी तरह अगर आपको करंट अफेयर्स को समराइज करने में, रिवाइज करने में, इवन दो यू वर रेगुलर विद द न्यूज़पेपर और मैगजीन, बट टॉपिक बेस्ड मैनर में करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए ये कोर्स, जिसमें कि आई विल बी कवरिंग ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2019 एंड इवन बिफोर वेयर एवर रेलेवेंट. जो भी इश्यूज जनवरी 2019 से हमने न्यूज़पेपर में देखे, मैगजीन्स में देखे, टीवी में राज्यसभा लोकसभा डिबेट्स या योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन्स में देखे, सभी इश्यूज को यहां कवर करा जाएगा इस कोर्स में टॉपिक बेस्ड मैनर में. एम्फेसिस फैक्ट्स पे भी रहेगा और एनालिसिस पे भी. तो प्रीलिम से पहले करंट अफेयर्स के लिए आई कैन वाउच फॉर दिस. मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि करंट अफेयर्स का जहां तक सवाल है, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल आउट देयर. तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी प्लस पे आप जतिन YT71 ये कोड जब यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. और बाकी के कोर्सेज आप मेरे अनअकैडमी प्लस पे पा सकते हो. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये कोर्स भी 27th ऑफ जैन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना. अब बात आज के टॉपिक्स की. इंडिया ड्रॉप्स 10 रैंक्स इन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स. नंबर 1, सेंटर सीक्स गाइडलाइंस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्विक्ट्स. एपी बिल ऑन 3 कैपिटल प्लान सेंट टू सिलेक्ट कमेटी. आंध्र प्रदेश बिल जो है, क्या एक राज्य की 3 कैपिटल्स होनी चाहिए? कैन द स्टेट बी परमिटेड टू हैव 3 कैपिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल? ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के. तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डीएनए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीआईबी की न्यूज भी आज कवर होगी, तो डीएनए वुड बी अ लिटिल लेंदी, बट आई एश्योर यू ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल मैनर बाय मी. एंडिंग द इनएक्शन, ये सब चीजें. तो आज के एडिटोरियल्स हैं द फ्लॉड स्पिन टू इंडियाज कॉटन स्टोरी, देन थिंक क्लाइमेट चेंज, एक्शन एंड एक्ट ग्लोकल. ग्लोकल का मतलब ये कीवर्ड आप नोट कर सकते हो. आपके पास में एक ग्लोसरी की नोटबुक होनी चाहिए. ग्लोसरी मतलब जिसमें ये आप कैची फ्रेजेस को नोट करके अपनी नोटबुक में जो है बार बार रिवाइज कर सकते हो, ताकि आप ग्लोकल, ग्लोबल प्लस लोकल, ग्लोकल मतलब ग्लोबल एक्शन प्लस लोकल एक्शन, दोनों की जरूरत है. राइटर का यहां पे ये कहना है कि अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक, you have to take action, you have to set the targets at the global level, but action has to happen at the local level. Likewise, Myanmar's growing dependence on China, untapped soft power.
ये सारे आर्टिकल्स का एक बार एसेंस देखते हैं वन बाय वन. द flawed spin to India's cotton story. तो cotton story covered in depth. This article has been covered in an in-depth manner, and you can visit my YouTube channel also www.jatinverma.org पे भी ये YouTube पे वीडियो अवेलेबल होगा. और इसके अलावा जतिन वर्मा IAS अकेडमी नाम से जो YouTube चैनल है वहाँ पे एक कॉटन क्राइसिस को हमने थ्रेडबेयर मैनर में डील किया है आज के लिए. तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैम है वहाँ पे जो पढ़ा रही हैं, आप उनका वीडियो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. ये वीडियो जो हम अपने चैनल पे बना रहे हैं, कंटेंट इज प्रिपेयर्ड एंड मॉडरेटेड बाय मी बिकॉज आई डू नॉट गेट द टाइम. सो इसीलिए जो टीचर्स वहाँ पे लाए गए हैं वो भी इक्वल कैपेबिलिटी के हैं, तो आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे नए मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे. तो आपको ये सब करना है. नाउ आर्टिकल सेज दैट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 held in Madrid in December 2019 was a failure and that the multilateral process to address the climate crisis is broken. तो राइटर का ये कहना है कि एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मैड्रिड में दिसंबर 2019 में हुई, कहाँ हुई? मैड्रिड में. वो फेलियर था और मल्टीलैटरल जो प्रोसेस है क्लाइमेट क्राइसिस को डील करने का वो टूट चुका है. अब जो स्टेलमेट है, जो वहां पे डेडलॉक है एट द ग्लोबल लेवल ऑफर्स इंडिया, इसमें इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू फोकस अर्नेस्टली ऑन डेवलपिंग इट्स क्लाइमेट चेंज एक्शन एट द स्टेट एंड सब स्टेट लेवल. Is this clear? I'm sorry for this guys, there was a technical glitch because Unacademy पे जो concerned person है वो available नहीं थे. फिर भी Unacademy ने ये लाइव स्ट्रीम क्रिएट करी है, उसके लिए थैंक्स है. अदरवाइज आज का DNA नहीं हो पाता. तो डिले के लिए आई प्रोफेशनली फील सॉरी फॉर दिस. आपका टाइम जो वेस्ट हुआ वेटिंग में. नाउ द आर्टिकल सेज दैट द प्री स्कूल सिस्टम फेल्स टू गिव children a strong foundation, especially in government run facilities. There is urgent need of motivated and trained teachers. यानी कि ये आर्टिकल ये कह रहा है कि मेरे जैसे मोटिवेटेड टीचर्स की जरूरत है सरकारी स्कूलों में. राइट नाउ urgent need of motivated and trained teachers in government supported schools. Now coming here, ending inaction. The Supreme Court ends the speaker's freedom to do nothing in disqualification cases. इसका भी हम थ्रेडबेयर एनालिसिस यहाँ पे करेंगे. आगे चलते हैं. यहाँ पे एंडिंग इन एक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है स्पीकर कि क्या स्पीकर का जो फ्रीडम है टू डू नथिंग इन डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, स्पीकर कई बार जानबूझ के इसे डिले करते थे. राइट तो उस पे थोड़ा सा लगाम कसी गई है. एज द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट शुड रिप्लेस द स्पीकर विद अ परमानेंट ट्राइब्यूनल टू डिसाइड ऑन द केसेस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन. कि क्या स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के जो केसेस हैं उस पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये सही है? जी नहीं. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब इस पावर के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए. बट मूट क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, क्या गवर्नमेंट या कैबिनेट ऐसा बिल पास करेगी, अमेंडमेंट करेगी जिसमें कि स्पीकर की इस पावर को छीना जाएगा? क्योंकि स्पीकर इंडिया में रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं. तो इसे थोड़ा सा अच्छे से डील करेंगे इस टॉपिक को डीएनए में. आगे स्टार्ट करते हैं. डीएनए आर्टिकल्स हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लिया है. अनटैप्ड सॉफ्ट पावर. फिल्म इंडस्ट्री के पास में काफी ज्यादा पावर है फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन विद हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल. फिल्म इंडस्ट्री का भी जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का सॉफ्ट एक्सपोर्ट माना जाता है एक वे से. तो क्या उस पोटेंशियल को हमने अच्छे से नर्चर किया है या उस पोटेंशियल को यूटिलाइज किया है? द कंटेंट क्रिएटेड helps disseminate the uniqueness of India's culture. Yet there are hardly any support tools from the government. Right? So these things are there. Now, polity and governance में India drops 10 ranks in the Economist Intelligence Unit's Democracy Index. India slipped 10 places to 51st position in 2019 Democracy Index global ranking according to the Economist Intelligence Unit. The primary cause of the democratic regression was an erosion of civic liberties in the country. India's overall score fell from 7.23 in 2018 to 6.90. तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है. देखो पहले तो जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही थी कि 4.5% हो गया है. राइट अब डेमोक्रेसी इंडेक्स भी अगर ये बताएगा तो फिर कुछ तो समथिंग इज अ मिस. राइट
India's overall score fell from 7.23 in 2018 to 6.90 in the index that provides a snapshot of the current state of democracy worldwide for 165. अब इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितनी कंट्रियों को असेस किया जाता है? 165 कंट्रीज को असेस किया जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज. द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज. इलेक्टोरल प्रोसेस, क्या क्या चीजें इसमें ली जाती हैं? इलेक्टोरल प्रोसेस and pluralism, functioning of the government, right? Then political participation, political culture 4, civil liberties 5, right? Liberty in jeopardy. Of all the 5 categories that make up the Economist Intelligence Unit's democracy index, India's civil liberties index fell the most of all the 5 categories, right? Now value in 2019, democracy 6.90, electoral pluralism 8.67. चेंज फ्रॉम 2018 अगर हम देखें माइनस में गया है ये, पहले अच्छा था स्कोर, अब कम हुआ है, राइट? तो गवर्नमेंट 6.79, तो इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, राइट? इंडिया इज स्लिपिंग 10 प्लेसेस टू 51st पोजीशन. पहले इंडिया 41st पोजीशन पे था. Now, based on their total score, the countries are classified as one of the 4 types. कंट्री में किस तरह का राजतंत्र है? 4 टाइप्स ऑफ रेजिम में कंट्री को क्लासिफाई किया जाता है. फुल डेमोक्रेसी स्कोर्स ग्रेटर देन 8, फ्लॉड डेमोक्रेसी स्कोर्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 8. हाइब्रिड रेजिम यानी कि थोड़ी थोड़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, थोड़ी थोड़ी चौकीदार, मतलब थोड़ी थोड़ी हम्बल है, राइट? स्कोर्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6. हमारी कंट्री यहां पे है, फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जा रहा है इसे, राइट? अथॉरिटेरियन रेजिम अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, वैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अच्छी है, सब कुछ माहौल अच्छा है, बट ये क्या होता है कि बीच में जैसे एबेरेशंस हो रही हैं कि आर्टिकल 370 डिलीट कर दिया, या जेएनयू में जो हो रहा है, या फिर मॉब लिंचिंग, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनके चलते शायद ये रैंकिंग गिरी है, राइट? तो पॉलिटिकल कल्चर कैसा है कंट्री में, सिविल लिबर्टीज, ये सब चीजें. इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी. रिपोर्ट नोटेड दैट द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन अगस्त 2019 which stripped जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस. इसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है, राइट? देन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट also mentioned India's newly amended Citizenship Act, Amendment Act 2019, and said that it has endangered minority population, Muslim population. It has stoked communal tension and generated large protest in the major cities. In this index, India scored the highest in electoral process and pluralism. इस इंडेक्स में इंडिया के जो मार्क्स हैं या स्कोर है इलेक्टोरल प्रोसेस में काफी अच्छे आए हैं, कैटेगरी विद 8.67 पॉइंट्स. हाउएवर इट स्कोर्ड बिलो 7 इन दी अदर 4 कैटेगरीज. टोटल 5 कैटेगरीज हैं, तो 5 कैटेगरीज में से हमारे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल प्रोसेस वाला जो पॉइंट है वही अच्छा है. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाले में भी हम 0 मतलब नेगेटिव हैं, और इनमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, बाकी चारों में हम नेगेटिव जा रहे हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल. पेज 1 से आज ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी. डेमोक्रेसी, ये आज का जो डेटा पॉइंट है वो भी इसी से डील करता है. एट रैंक 51, इंडिया ड्रॉप्ड 10 प्लेसेस इन 2019 फ्रॉम 2018 इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स, अ मेजर ऑफ द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी. इन द लास्ट 6 years, among 167 countries, India saw the second highest decline in civil liberties, while the democratic index improved between 2008 and 14. It worsened between 14 and 19. तो ऐसा क्या हुआ है 2014 से 19 में ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, राइट? तो ऐसा क्या हुआ है, राइट? तो ये सब चीजें हैं. लेटेस्ट पोजीशन, द ओवरऑल डेमोक्रेसी इंडेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैटेगरीज. तो ये सब चीजें, सिविल लिबर्टीज इंक्लूड फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट. ये सब चीजें आप एसए में के लिए भी यूज कर सकते हो. बहरहाल फॉर नाउ दिस रैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. और कहां इंडिया की जो है डिटेरियोरेशन हुई है पोजीशन में, ये आपको पता होना जरूरी है. तो आगे चलते हैं. अदर कंट्रीज का क्या हाल है? ओवरऑल लिस्ट वाज टॉप्ड बाय नॉर्वे ऑफ कोर्स, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फॉलोड बाय आइसलैंड एंड देन स्वीडन. नॉर्थ कोरिया वाज एट द बॉटम ऑफ द ग्लोबल रैंकिंग एट 167th प्लेस. नॉर्थ कोरिया बॉटम ऑफ द रैंकिंग पे है. चाइना स्कोर फेल टू 2.26 इन 2019 index
and the country is now ranked 153rd, close to the bottom of the global rankings. Over the past year, discrimination against minorities, especially northwestern region of Xinjiang in China, क्योंकि Xinjiang province में चाइना में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज देखने को मिल रहा है, राइट? तो इस वजह से नाउ बॉटम 5, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड. बॉटम 5 कौन सी है? षड, यानी कि सीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन नॉर्थ कोरिया. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स. गाइस बताना चाहूंगा कि 1 February से 1 Feb 2020 onwards DNA will be done on my YouTube channel Jatin Verma's IAS Academy, right? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये है कि हम लोग थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसे कर पाएंगे. 1 Feb 2020 से जतिन वर्मा's IAS Academy नाम से YouTube चैनल है, आप वहाँ पे DNA पा सकेंगे. नाउ digital surveillance of the population continued quickly in 2019, representing a further constraint on the individual freedoms. Among other emerging economies, Brazil was ranked 52nd with a score of 6.86. Russia stood at 134th with a score of 3.11. तो ये पाकिस्तान का रैंक कितना है? 108 ऑन दी ओवरऑल लिस्ट. तो आगे चलते हैं, इतना इसके लिए बहुत है. Fall in the average global democracy score. The average global score for democracy also slipped to. Average score भी डिक्लाइन हो रहा है, सिर्फ इंडिया का स्कोर डिक्लाइन नहीं हो रहा. हम इस पे इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहे हैं, इतना डिटेल में इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं? यू मस्ट हैव सीन और यू शुड सी इन योर प्रीलिम्स these years. It is not only these type of questions, factual questions in the prelims are not only focused on India. They also venture into average global score या overall scenario world में क्या चल रहा है. Context को भी पूछा जा रहा है. कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें कि इंडिया का स्कोर डिक्लाइन हुआ? तो हमारी कंट्री अकेली नहीं है इस केस में, ये बताने की कोशिश है यहाँ पे. ये भी आपको पता होना जरूरी है. इट इज द वर्स्ट ग्लोबल स्कोर सिंस द इंडेक्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2006. ये इंडेक्स पहली बार 2006 में लाया गया था. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट termed 2019 as the year of democratic setbacks and global protest. Research firm noted decline in civil liberties, including press freedom. Press freedom में भी decline देखने को मिला है, freedom of speech में across the world, and blamed it for the global democratic regression. Overall democratic progression नहीं हो रहा, regression होते हुए दिख रहा है, right? तो 2006 में ये start किया गया था सर्वे. It also blamed the regression on growing influence of unelected and unaccountable institutions. Institutions जो unelected हैं, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर जो कि हमारे देश में भी या बाकी देशों में भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इलेक्टेड नहीं है और अकाउंटेबल भी नहीं है जनता को. वो यदि ज़्यादा पावर यूज़ करती हैं तो फिर ये डिटेरियोरेशन देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है. वाइडनिंग गैप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड नेशनल इलेक्टोरेट. पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर के बीच में जब गैप बढ़ता है तो भी ये इंडेक्स में गिरावट देखने को मिलती है. इंपॉर्टेंट डिसीजंस बीइंग डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट्स बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स. जैसे कि आपको पता ही नहीं होगा कि डेटा प्राइवेसी लॉ आ गया या फिर बाकी के जो लॉज हैं वो बिना पब्लिक कंसल्टेशन के यदि पास किए जाते हैं, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है इस इंडेक्स पे, राइट? तो ये चीजें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स 167 countries scored on a scale of 0 to 10 based on 60 indicators. 167 फुल डेमोक्रेसीज, ये ब्लू में जो आप रीजन देख रहे हो. उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हैं तो फ्लॉड डेमोक्रेसी. इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसी रीजन में आ रहा है. आप यहाँ पे इसका इंडिया का कलर देखेंगे, राइट? स्काई ब्लू या फिर क्लाउडी ब्लू जो कलर है वो. हाइब्रिड रेजिम्स, यहाँ पे डेमोक्रेसी और तानाशाही दोनों एक साथ चलते हैं, राइट? तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिम अगर आप वेस्ट एशिया देखेंगे पूरा ये रेड सा नजर आता है. तो सऊदी अरेबिया और ये सब कंट्रीज यहाँ पे. आगे चलते हैं गाइस. सेंटर सीक्स गाइडलाइंस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विक्ट्स. यानी कि जो लोगों को फांसी की सजा दी जाती है वो लोग क्या करते हैं, बार बार प्रिजनर्स जो हैं पहले पेटिशन, मर्सी पेटिशन आर्टिकल 72 के अंडर मर्सी पेटिशन फाइल करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ. और उसके बाद क्या होता है कि कंडेम्ड प्रिजनर्स विद इन 7 days ऑफ रिजेक्शन ऑफ देयर मर्सी पिटिशन क्या करते हैं कि वो प्रेसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं. क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी की मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का ये जो है राइट होना चाहिए या नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे ऑर्डर्स में ऐसा कहा है
that mercy power to grant pardon is not a judicial power. It is a discretionary, it is an executive power in the hands of President of India. आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट यदि चाहें तो किसी को अगर आर्टिकल 72 के तहत अगर मान लो कि किसी को अगर सजा मिली है फांसी की तो प्रेसिडेंट उसको भी माफ कर सकते हैं. द मूव कम्स अमिड वेरियस प्लीज फाइल्ड बाय कन्विक्ट्स इन 2012. Right, 2012 Nirbhaya gang rape that has delayed their hanging. The 4 convicts are on death row. अब क्या है कि ये प्ली जिनकी रिजेक्ट कर दी, अगर किसी को फांसी की सजा मिली है उनकी प्ली रिजेक्ट हो जाती है तो वो प्रेसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जिस वजह से इस प्रोसेस में उनको फांसी की सजा देने में डिले आता है. तो सरकार ने अब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट इस पे गाइडलाइंस फ्रेम करे टू एग्जीक्यूट दी डेथ पेनल्टी. अब करते हैं इसका जेवीएन एनालिसिस. इसमें बात समझना जरा पते कि क्या सरकार का कॉन्फिडेंस इतना गिर गया है कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट से स्टैंप लगवाई जाएगी. इसीलिए जब हम जुडिशियलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इसे हम बोलते हैं, यानी कि न्यायिक जो पालिका है हमारी जुडिशरी है, अगर इन मुद्दों पे भी गाइडलाइंस सरकार को जुडिशरी की स्टैंप लगवाने के लिए जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा, तो एक आम नागरिक का विश्वास सरकार से कहीं ना कहीं उठता है. क्यों सरकार इन मुद्दों पे खुद डिसाइड नहीं करती? क्या ये सरकार का जो मॉरल जो एक अमली जामा दिखाया जा रहा है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रेजेंट इटसेल्फ एज अ वेरी बेनिवोलेंट गवर्नमेंट, कि फांसी के मुद्दे पे सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई. ऐसे ही पास्ट में सेक्शन 377 को डिलीट करना है या फिर किसी और मुद्दे पे डिसीजन लेना है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास में गाइडलाइंस मांगने चली जाती है, जबकि पार्लियामेंट का या गवर्नमेंट का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि ये जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं या एग्जीक्यूटिव मैटर्स हैं ये सरकार को ही डिसाइड करने चाहिए. अन्यथा क्या होगा? व्हाट वी कॉल इट एज जुडिशियलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस. GUDICIALISATION. जब जुडिशियलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस हो जाएगा तो जजेस पॉपुलर बनने लगते हैं और हमारा विश्वास हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट में कम होने लगता है. फिर क्या होता है? अगर कोई भी स्कैम होता है तो लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल था, अगर हम इसे थोड़ा सा एनालिसिस करें. अब यहाँ पे मल्टीपल क्यूरेटिव पिटीशंस लोगों द्वारा फाइल करी जाती हैं. मर्सी पिटीशंस फाइल्ड बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन रिजेक्टेड. अब सरकार यहाँ पे सही है. अगर हम 2015 का याकूब मेनन केस देखें या बाकी के केसेस देखें तो याकूब मेनन केस में क्या हुआ था? पहले याकूब मेनन की वाइफ ने या याकूब मेनन ने खुद मर्सी पिटीशन फाइल किया प्रेसिडेंट के पास. फिर उसके बाद उनकी वाइफ और उनकी मदर ने मर्सी पिटीशन, जब याकूब मेनन का खुद का लिखा गया एक मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तब उनकी वाइफ ने और उनकी मदर ने प्रेसिडेंट को दोबारा से एक चिट्ठी लिखी कि इनके बेटे को माफ कर दिया जाए. अगर मान लो कि वो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई तो इनके जो पिटीशनर्स हैं अगले दिन सुबह 7 बजे याकूब मेनन को सजा होनी थी, यानी कि फांसी पे लटकाया जाना था. उस दिन सुबह उस रात में जैसे ही प्रेसिडेंट ने रात को 9-10 बजे डिसीजन दिया, रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करी गई और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग रात में 2 बजे करवाई गई क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे याकूब मेनन को फांसी पे लटकाना था. तो कई बार पिटीशनर्स क्या करते हैं कि बार बार मर्सी पिटीशन फाइल किया जाता है. अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इनकी मर्सी पिटीशन में कोई अर्थार्थ नहीं होता या फिर उसमें कोई मेरिट नहीं होती, वो एक अलग मैटर है. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब ये कह रही है कि जो कंडेम्ड प्रिजनर्स हैं 7 दिन के अंदर अंदर उनकी मर्सी पिटीशन जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया गया या कुछ ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है तो 7 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए. Ministry filed an application in the Supreme Court to seek appropriate clarification, modification and directions. क्योंकि अब जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास कायदे से नहीं जाना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार किस लिए गई? क्योंकि 2014 में शत्रुघ्न सिंह चौहान और एक और व्यक्ति थे इसमें, शत्रुघ्न चौहान एंड एन अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीजर को डिफाइन किया था, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन केसेस ऑफ प्रिजनर्स ऑन डेथ रो. तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर दिया था तो सरकार उसमें यह कह रही है कि आप इस प्रोसीजर में एक और गाइडलाइन इंसर्ट कर दो, दैट द कंडेम्ड प्रिजनर्स whose mercy petition has been rejected by Ministry of Home Affairs
through President of India's office, they should be hanged within 7 days of their mercy petition being rejected. Accused centric guidelines. मिनिस्ट्री ने यह कहा that the existing guidelines are accused centric, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शत्रुघ्न चौहान में जो गाइडलाइंस दी थी केस में, वो प्रो एक्यूज्ड हैं, और यह भी कहा है कि these guidelines do not take into account an irreparable mental trauma, agony, upheaval and derangement of the victim, यानी कि जो दोषी है या जो कन्विक्ट है उसके लिए तो फेवरेबल है ये गाइडलाइंस, लेकिन जो विक्टिम है, जो अपराध का पात्र है यहाँ पे, जिसको नुकसान हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान में जो गाइडलाइंस दी थी उसमें नहीं दिया है। इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही है कि आप नई गाइडलाइंस बनवाओ। फिर भी चलो मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न सिंह चौहान में खुद गाइडलाइंस दी थी, लेकिन पार्लियामेंट उन गाइडलाइंस को चेंज कर सकती है। पार्लियामेंट को कौन रोक रहा है इस मैटर पे? कोई नहीं रोक रहा। पार्लियामेंट इज वेरी वेल विद इन इट्स लेजिस्लेटिव powers to enact some new guidelines. Am I right or wrong? Say yes or no. Now, it is found several years before and after the judgment in Shatrughan case that convicts of even such heinous crimes under the garb of Article 21. सरकार को यहाँ पे सरकार की भी गलती आती है, क्योंकि राजीव गांधी असैसिन्स के केस में पॉलिटिसाइज किया गया उस मैटर को, क्योंकि राजीव गांधी के जो हत्यारे थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, वो तमिलनाडु से थे। अब तमिलियंस का मुद्दा इन्वॉल्व होने की वजह से पॉलिटिक्स उसमें हो गया, और ना तो यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट किया, ना उसे एक्सेप्ट किया, और वो लोग जेल में दिन रात सड़ते रहे, और इस डर में रोज वो उठेंगे कि क्या उन्हें फांसी पे लटकाया जाएगा या नहीं। शत्रुघ्न सिंह चौहान में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई अनड्यू डिले हो जाता है, मर्सी पिटीशन अगर प्रेसिडेंट को फाइल करी गई है, तो प्रेसिडेंट यदि इतना समय लेते हैं कि 23 साल या 28 ईयर्स हो जाएं, तो फिर यहां पे उन लोगों की एटलीस्ट डेथ पेनल्टी को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। डिले कैन बी अ रीजन फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू एनल द डेथ सेंटेंस। सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस को माफ कर देगा यदि किसी का मैटर मर्सी पिटीशन जो है 28 साल तक उसे लटकाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। तो सरकारों को भी ये चाहिए कि एक टाइम बाउंड मैनर में मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाए, या तो माफी दी जाए या फिर मार दिया जाए। लेकिन अगर सरकारें जानबूझ के से डिले करेंगी तो राइट टू लाइफ का मतलब ये है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू नॉन टेरिफाइड लिविंग। नॉन टेरिफाइड मतलब दिन भर अगर हर रोज किसी को इस डर में उठना पड़ेगा कि वो जिएगा या मरेगा, तो वो मरने से भी बुरा है। तो इसीलिए पेटिशनर्स सही हैं कि अगर सरकारें अनड्यू डिले करेंगी तो पेटिशनर को राइट टू लाइफ के अंडर सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंसर्न, it sought a direction that if the convict of death sentence wants to file a mercy petition, it would be mandatory for the convict of death sentence to do so only within a period of 7 days. ये बात ठीक है, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। अगर किसी को मर्सी पिटीशन फाइल करना है प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट के समक्ष आर्टिकल 72 के अंडर, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर करें, अन्यथा नहीं करें। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डेथ वारंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो चलो 7 दिन नहीं, मान लो कि 14 डेज दे देते हैं, 7 दिन थोड़े कम हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी के पास नो हाउ ही ना हो कि कैसे मर्सी पिटीशन फाइल करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सबमिटेड दैट द कोर्ट शुड मैंडेट ऑल द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, कोर्ट को, हर कॉम्पिटेंट कोर्ट को, स्टेट गवर्नमेंट को, प्रिजन अथॉरिटीज को ये परमिशन देनी चाहिए टू इशू डेथ वारंट ऑफ अ कन्विक्ट विद इन 7 डेज। भाई इसमें कोर्ट क्यों करे? जब इतने बड़े बड़े मैटर सरकार ने खुद डिसाइड करे, आर्टिकल 370 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर एनआरसी, एनपीआर, ये तो फिर बहुत ही छोटा मैटर है, सरकार इसे खुद डिसाइड कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन वेरी वेल डिसाइड कि सरकारों को या कॉम्पिटेंट कोर्ट्स को ये ऑर्डर्स देने की पावर सुप्रीम कोर्ट दे कि डेथ वारंट ऑफ अ कन्विक्ट इशू किया जा सकता है विद इन 7 डेज ऑफ रिजेक्शन ऑफ हिज मर्सी पिटीशन। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मिनिस्ट्री, ध्यान देना दोस्तों, मिनिस्ट्री इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल ठीक है, सिद्धांतों के हिसाब से मिनिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अप्रोच है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टैंप लगाए, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ यह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ले ली जाए, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सही नहीं है और जरूरत नहीं है इसकी। टू एग्जीक्यूट डेथ सेंटेंस, अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यह परमिशन दे कॉम्पिटेंट कोर्ट्स को, छोटे न्यायपालिका को,
कि विद इन 7 days देयर आफ्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ रिव्यू पिटिशन डेथ सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उस व्यक्ति को जिसको फांसी की सजा मिली है उसे फांसी पे लटकाया जाए, बावजूद इसके कि उसकी क्यूरेटिव पिटीशन या कोई और याचिका मर्सी पिटीशन जो है उसके को कन्विक्ट मतलब अगर 7 लोगों को सजा मिली है तो ये 7 लोग क्या करते हैं, एक एक करके, मान लो कि अगर 8 लोगों को सजा मिली है तो पहले एक की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होगी, फिर दूसरा फाइल करेगा, फिर तीसरे की रिजेक्ट होगी। इतने में होता क्या है, इसका फायदा क्या मिलता है, मीडिया की सहानुभूति जागने लगती है और मीडिया क्या करता है कि जो जल्लाद हैं या जो हैंगमैन हैं उनके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत फ्री है इंडिया में, राइट, उनके पास कुछ काम नहीं है। मीडिया इज सच अ बेबी टू whom the rattle has been given, वो चुनचुना हाथ में दे दिया तो कुछ तो बजाना है, तो मीडिया उस जल्लाद के घर पहुंच जाएगा और इतने में लोगों की सहानुभूति जागने लगती है ऐसे हीनस क्रिमिनल्स के खिलाफ। तो सरकार बिल्कुल सही है यहाँ पे कि 7 दिन के अंदर अंदर चाहे मर्सी पिटीशन कहीं भी पेंडिंग हो, उसको कन्विक्ट जो है, अगर एक की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई तो उस एक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, बावजूद इसके कि बाकी 7 की मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, ताकि ये कानून के साथ खिलवाड़ ना करें। Ministry of Home Affairs also pleaded that it would be permissible for the death convicts to file curative petition after the rejection of review petition only within a time to be stipulated by Supreme Court। मतलब यहाँ पे टाइम सुप्रीम कोर्ट क्यों निर्धारित करे भाई, यहाँ पे ये दिक्कत है मेरी सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना चाहिए, राइट, बाकी सब ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। I hope I have done this analysis in the rightest manner possible. Ministry of Home Affairs submitted that while taking care of the rights of the convicts, it is more important and need of the hour is to lay down the guidelines in the interest of victims, their families and in larger public interest. तो ये प्रिंसिपल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा गलत है। बैकग्राउंड देखें तो दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय निर्भया गैंग रेप कन्विक्ट अगेंस्ट इट्स 2017 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ कि निर्भया गैंग रेप में जो कन्विक्ट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया कि उनको फांसी पे लटकाया जाए, लेकिन फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया, राइट। The top court into July 2018 dismissed the review petition of the other 3 convicts in the case saying no grounds have been made out by them for review of 2017 verdict. A juvenile convict in the case has been released from a reformation home after serving a 3-year term. One of the accused in the case died in Tihar jail. अब मेरा एनालिसिस, ट्रायल कोर्ट अवार्ड्स डेथ सेंटेंस, द प्रोसेस ऑफ डेथ पेनल्टी, हाई कोर्ट हैज टू कंफर्म इट। प्रीलिम्स के लिए ये डिटेल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एनालिसिस में जो मैटर चल रहा है उसके अराउंड प्रीलिम्स में डिटेल्स पूछी जाएंगी। अब आपको ये बताना है गवर्नर की पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है, क्या गवर्नर किन किन सिचुएशंस में गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, whether the governor of any state can pardon the death sentence of a convict or not। कुछ बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अगर किसी को मौत की सजा सेंट्रल लॉ के तहत दी गई है तो गवर्नर उसको रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, और गवर्नर वैसे भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। अगर किसी सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो या सेंट्रल एजेंसी ने तहकीकात करी थी तो गवर्नर लाइफ इंप्रिजनमेंट को भी माफ नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेट लॉ के तहत हुआ है, इफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर विच अ कन्विक्ट हैज बीन गिवन अ सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो गवर्नर उस पिटीशन को माफ कर सकते हैं, उस पिटीशन पे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा को माफ कर सकते हैं, बशर्ते कि जो सेंटेंस दिया गया है वो स्टेट के कानून के तहत दिया गया हो। सेंटर के कानून के तहत दिया गया होगा तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही लाइफ इंप्रिजनमेंट को माफ कर सकते हैं। गवर्नर किसी भी अवस्था में, अंडर एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। माय क्लियर? यस। तो हाई कोर्ट कंफर्म्स द डेथ सेंटेंस। अगर ट्रायल कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से नीचे का कोई और कोर्ट डेथ सेंटेंस देता है, हाई कोर्ट को उसे कंफर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की या एक से ज्यादा व्यक्ति की जान का, लाइफ का मैटर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्स इट ऑन अपील।
अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जाए तो सुप्रीम कोर्ट कंफर्म करेगा। मर्सी पिटीशन फाइल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन फाइल की जा सकती है। क्लियर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉरवर्ड्स इट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब अल्टीमेटली जो 72 वाली पावर है वो भी एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेनी पड़ेगी। यानी कि ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट को तरस आ गया और प्रेसिडेंट ने किसी की माफी की सजा माफ कर दी, नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्चुअली डिसाइड्स दिस, राइट। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूट्स इट टू द स्टेट कंसर्न, जिस स्टेट में क्राइम हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस स्टेट को ये याचिका को भेजेगी। स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अपनी एडवाइस देगी कि वो क्या चाहते हैं कि इस दोषी को सजाए मौत दी जाए या उसकी सजाए मौत माफ कर दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरवर्ड्स इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट्स दैट एडवाइस एंड आस्क्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू रिकंसिडर इट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सबमिट्स द रिकमेंडेशन अगेन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी मिनिस्ट्री ने कहा होगा प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, मर्सी या तो डिनाई हो जाएगी या एक्सेप्ट हो जाएगी। कन्विक्ट कैन देन आस्क फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डर गिवन बाय प्रेसिडेंट अंडर 72। अगर मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई है तो जो पिटिशनर हैं वो जुडिशियल रिव्यू उसका मांग सकते हैं। और कई बार ऐसा हो कि जिसको सजाए मौत दी गई हो उसकी माफी यदि माफ कर दी गई तो जो विक्टिम है या विक्टिम की फैमिली है वो भी उसका रिव्यू मांग सकते हैं। क्लियर? फॉलोइंग आर द 12 गाइडलाइंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट बेंच इन शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2014 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि अगर किसी को एकांत जेल में रखा जाए तो सिर्फ 14 दिन के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे जो है इग्नोमिनियस या फिर सबसे खतरनाक ये रहती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एक अकेले किसी को डार्क सेल में बंद कर दिया। लीगल एड देना जरूरी है। किसी को अगर एडवोकेट हायर करने के पैसे किसी के पास नहीं है तो उनको आर्थिक मदद, आर्थिक अभाव के चलते लीगल एड। प्रोसीजर इन प्लेसिंग दी मर्सी पिटीशन बिफोर दी प्रेसिडेंट, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था। कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटीशन बाय द गवर्नर, गवर्नर को उसकी फैमिली को कन्वे करना जरूरी है। तो आगे चलते हैं। Death convicts are entitled as a right to receive a copy of rejection of the mercy. Minimum 14 days notice for execution. 14 दिन का मिनिमम नोटिस मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन में। यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है मान लो 10 तारीख को, तो उसके पास 24 दिन तक का मर्सी पिटीशन का 14 डेज का नोटिस पीरियड होना जरूरी है। मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन करना जरूरी है। यदि कोई कन्विक्ट मेंटली रिटार्डेड है, जैसे कि रजवाना है पंजाब में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के जो मर्डरर्स हैं मिस्टर रजवाना, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उनको भी पार्डन कर दिया गया है इस केस में। अगर मेंटल हेल्थ कंडीशन किसी की सही नहीं है मौत से पहले, तो हमारी कंट्री इतनी सिविलाइज तो है ही कि किसी पागल आदमी को तो फांसी पे नहीं लटकाएगी, और जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए ये कहा कि अगर किसी की मर्सी पिटीशन डिले करने में इतना ज्यादा डिले हो जाए कि वो आदमी मेंटली रिटार्डेड हो जाए, तो फिर इसमें सरकार की गलती है और वो आदमी को माफी या स्टेट की सिंपैथी मिलना जरूरी है। एम आई क्लियर? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट्स क्या हैं? फर्निशिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द कन्विक्ट, डॉक्यूमेंट सारे मिलने चाहिए उनको, ताकि उनकी वाइफ या उनके रिलेटिव्स अगर उस मैटर पे कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकें। फाइनल मीटिंग बिटवीन द प्रिजनर एंड हिज फैमिली, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स उनकी दे दी जाएंगी। नाउ पेज 12, इंटरनेशनल पुलिस नोटिस अगेंस्ट नित्यानंद। तो नित्यानंद एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने अपनी कंट्री बना ली है। यहाँ पे फीमेल का, एक बच्ची का रेप या मॉलेस्टेशन करने के बाद वो देश से भाग गए और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक आइलैंड खरीद लिया है, और वो आइलैंड खरीद के उन्होंने कंट्री भी बना ली है, राइट। मेरी समझ में कभी कभी ये नहीं आता कि अगर मैं एक ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेट करता हूं, अगले चौराहे पे मुझे पुलिस वाला पकड़ लेता है। ये नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब कैसे भाग जाते हैं, विजय माल्या, और अब ये बाबा भी, राइट। तो बाबा लोगों पे तो वैसे कृपा रहती है, तो इन पे सरकार की भी कृपा रहती होगी।
वीक्स आफ्टर गुजरात पुलिस सॉट द एजेंसीज इंटरवेंशन। अब इंटरनेशनल पुलिस को इनको पुलिस ने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया है कि फ्यूजिटिव जो भगौड़े बाबा हैं ये इनको ढूंढ निकालने के लिए। दिस सेल्फ साइड गॉड मैन फ्लेड इंडिया लास्ट ईयर। अब हमारे लिए क्या जरूरी है, यूपीएससी वाला एनालिसिस करते हैं। ब्लू कॉलर नोटिस क्या होता है? नोटिस आर इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर द कोऑपरेशन और अलर्ट्स अलाउइंग द पुलिस इन मेंबर कंट्रीज टू शेयर क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये नोटिस इशू करा गया है तो इंटरनेशनल पुलिस की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया या पाकिस्तान या जहां भी जिस भी कंट्री में ये हैं, अगर वो कंट्री इंटरनेशनल पुलिस की मेंबर कंट्री है तो उस देश की पुलिस इन बाबा को पकड़ के इंटरनेशनल पुलिस को इत्तला करेगी, इन्फॉर्म करेगी और इंडिया को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर इंडियन एजेंसीज वहां जाके इन बाबा को घर वापसी करवाएंगी। नाउ रेड नोटिस टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्संस with a view to extradition or similar lawful action. Blue notice to collect additional information about a person's identity. Blue notice पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना प्रीलिम्स के लिए। ये रंग बिरंगे रंग जो हैं बहुत ज्यादा तंग करते हैं राइट एग्जाम में कई बार। तो रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, इंटरपोल। ग्रीन नोटिस क्या है? ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्संस हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आर लाइकली टू रिपीट दीज। Then Interpol UN Security Council special notice issued for groups and individuals who are the targets of UN Security Council Sanction Committee. Now yellow notice to help locate missing persons, often minors, to help identify persons who are unable to identify themselves. Yellow notice उनके लिए इशू किया जाता है। Black notice to seek information on unidentified bodies. Orange notice to warn of an event, a person, an object or a process representing a serious and imminent threat to public safety. इसके लिए कोई इवेंट ऐसा होने जा रहा हो जिससे कि पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो सकता है तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस इशू किया जाता है। पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन modus operandi, mode of operation, objects, devices and concealment methods used by criminals. पर्पल नोटिस ये बताता है या तो पर्पल नोटिस इंफॉर्मेशन मांगता है या देता है ऐसे डिवाइसेस या ऐसे तरीकों के बारे में जो क्रिमिनल्स यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो कलरफुल कलर्स हैं इनके कलर्स आपके इनके पीछे का रीजन है वो याद होना चाहिए सो दैट यू कम आउट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल विद फ्लाइंग कलर्स। अदरवाइज क्या होता है कि ये रंग जो है काफी खलल डालते हैं हमारी सफलता की तरफ। तो ये बार बार ऐसे देखा गया है। फॉर्मूला 1 रेस हुई थी 2012-13 में, 11-12 में फॉर्मूला 1 में विजय माल्या भी थे। तो वो ट्रैक के कलर्स क्या होते हैं, ये सब कौन से कलर के फ्लैग का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं कई बार। नाउ इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके 194 मेंबर कंट्रीज हैं। इट हेल्प्स पुलिस इन ऑल दीज कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। The General Assembly is governing body and it brings all countries together once a year to take decisions. इसका PDF जो है, आप ये सारे कलर्स जो हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ लिखना है। मेरी वेबसाइट पे जाके www.jatinverma.org पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं राइट। jatinverma.org पे इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग हियर 194 मेंबर कंट्रीज इसकी ये हैं। इंटरपोल्स क्राइम प्रोग्राम्स, इसको थोड़ा सा आप खुद पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा बैकग्राउंड नॉलेज में हम नहीं जा सकेंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम। क्लियर। नाउ डाउन टू अर्थ का क्या कहना है? शिफ्ट हेल्थ टू कॉन्करेंट लिस्ट। एक ये डिमांड उठ रही है कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो मैटर्स हैं क्या उनको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट करा जाना चाहिए। हेल्थ कौन सी सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में दे रखा है? हेल्थ एज अ सब्जेक्ट इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट। क्या हेल्थ एज अ सब्जेक्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए और अचीव करने के लिए क्या इस सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कॉमन पावर्स मिल जाए, साझा पावर मिल जाए हेल्थ एज अ मैटर के लिए की दिशा में काम करने के लिए। हाई लेवल ग्रुप फॉर्म्ड फॉर द हेल्थ सेक्टर बाय 15th फाइनेंस कमीशन। हाई लेवल ग्रुप जो बनाया गया है हेल्थ सेक्टर पे फाइनेंस कमीशन को एडवाइस देने के लिए। उन्होंने ये कहा है सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट।
According to high level group, since issues like medical education, number one, family planning fall under the concurrent list, health also should be in the concurrent list. It stamped the public private model of नीति आयोग, यानी कि इस पे अप्रूवल की मोहर लगा दी गई कि हेल्थ में पीपीपी मॉडल सही है. इट हैज रिकमेंडेड टू हाई लेवल ग्रुप ने फिनेंस कमीशन, जो कि अपनी रिकमेंडेशंस अभी सरकार को देने वाला है, उनको ये कहा गया दैट इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर टू ओपन 3000 to 5000 स्मॉल हॉस्पिटल्स इन इंडियाज टियर 2 and tier 3 cities in order to overcome the paucity of hospitals in the country. और हाई लेवल ग्रुप ने फाइनेंस कमीशन को यह भी कहा है कि स्टेट्स शुड शेल आउट मोर इवन इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाइक आयुष्मान भारत, यानी कि राज्य सरकारों को आयुष्मान जैसे प्रोग्राम्स के लिए, आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम्स के लिए और ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए. राइट, so this is there. Additional allocation of resources to state government by finance commission should be on the basis of performance based framework. हाई लेवल ग्रुप ने यह भी कहा है कि जो अगर राज्य सरकारों को फिनेंस कमीशन, 15th फिनेंस कमीशन, इसके हेड कौन है आप ये बताओगे, कौन सा आर्टिकल है 15th फाइनेंस कमीशन से डील करता है. तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि जिस दायरे में फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देगा वो कौन डिसाइड करता है. राइट, क्या कंट्री में कोई फाइनेंस कमीशन को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट है? क्या फाइनेंस कमीशन के एक बार रह चुके चेयरपर्सन या मेंबर्स दोबारा से उसके चेयरपर्सन या मेंबर्स बन सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं. राइट, नाउ दिस इज देयर. एडिशनल एलोकेशन ये होनी चाहिए. द फ्रेमवर्क वुड कंसिस्ट ऑफ 4 इंडिकेटर्स. टोटल स्टेट बजट 40%, हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस 30%, पब्लिक हेल्थ सिस्टम कार्डर 20% एंड स्टंटिंग डिक्लाइन रेट 10%. The report set an ambitious target of increasing postgraduate medical seats and making them equivalent to MBBS seats by 2025. Currently, there are only 45,000 PG seats against 70,000 undergraduate seats. The report supported the notion that the existing structure of evaluating medical colleges on the basis of their infrastructure and human resources needed to be done away with. These parameters used to determine if a medical college would be allowed to admit students and on how many seats. Right, it is suggested that there should be a common exit exam for UG medical students qualifying from public and private colleges. Right, performance of these students in the exit exam will determine affiliation and number of seats for colleges in the coming years. Concerns raised by high level group, the model of public private partnership deployed so far have not worked well for several states. अब ये कहा जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है, पीपीपी, यानी कि प्रॉफिट जो है पीओ पीओ पीओ, इतना प्रॉफिट करेगा प्राइवेट सेक्टर. क्या हेल्थ सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वर्क करता है अच्छे से या नहीं? तो यहाँ पे ये कहा गया है पुअरली डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, वेगली डिफाइंड डिलीवरेबल्स की वजह से, कि प्राइवेट सेक्टर अगर ये बोल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस का किसी को टीका लगाया जा रहा है, तो क्या पता वो पानी का टीका लगाया गया हो, कौन वहां पे जाके तय करेगा? यानी कि वेगली डिफाइंड डिलीवरेबल्स. अगर किसी को टीबी की दवा देनी है तो उसको क्या टीबी की दवा वाकई दी जा रही है या नहीं? इनएडिक्वेटली एनफोर्स्ड अकाउंटेबिलिटी. प्राइवेट सेक्टर को पैसे तो दिए जा रहे हैं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो आयुष्मान भारत के अंडर हैं, राइट, उनको पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो पैसे पर्याप्त हैं और क्या उन पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी है? जी नहीं. देखो, प्राइवेट सेक्टर अच्छा है, कोल माइनिंग में अच्छा है, गोल्ड माइनिंग में अच्छा है, पेट्रोल माइनिंग में अच्छा है. वहां अगर स्कैम भी होगा तो कम से कम किडनी स्कैम तो नहीं होगा. यहाँ तो किडनी माइनिंग हो जाएगी तो क्या करोगे? मतलब समझ रहे हो, अगर किसी पेशेंट की, किसी गरीब रिक्शा वाला की किडनी गोल्ड माइन हो गई किसी डॉक्टर के लिए तो क्या करोगे? राइट, तो ये सब सेफगार्ड्स होने चाहिए. कहने को अच्छा है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बुला लिया, लेकिन देयर आर लिमिट्स टू प्राइवेटाइजेशन एंड there are limits to public private partnership also. It has frequently led to failures in service delivery, especially to the poor. India will not be able to spend 2.5% of its GDP on health by 2025 if the center did not increase its allocation according to the timeline it proposed. States needed to spend at least 8% of their respective GDPs on health instead of current 4.7%. ये सारी सिफारिशें किसकी हैं? हाई लेवल ग्रुप की.
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे लिए एनालिसिस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी। तो अभी फिनेंस कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। नाउ एक्सपेंडिचर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड सेम ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स व्हिच इज quite low. PG students studying in private medical colleges are made to shell out exorbitant fee, which was irrational and against human values and must be regulated by authorities. The asymmetric distribution of medical colleges needed to be corrected as most medical colleges were situated in the western and southern India. अब आगे आते हैं, आंध्र प्रदेश बिल ऑन 3 कैपिटल प्लान सेंट टू सिलेक्ट कमेटी. आंध्र प्रदेश असेंबली पास्ड आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल. कितना अच्छा नाम है इस बिल का, देखो, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020, पेविंग द वे फॉर 3 कैपिटल्स फॉर द स्टेट. कितना अच्छा है, देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में 4 कैपिटल बना दी. तो हमारे यहाँ अगर ये आंध्र प्रदेश का ये प्रपोजल पहले आया होता तो आंध्र प्रदेश से शायद तेलंगाना अलग ना होता. कोई ज़रूरी नहीं है कि नई नई स्टेट्स बनाई जाएं. अगर एक स्टेट बहुत बड़ा है यूपी, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके अलग स्टेट बनाओगे तो चीफ मिनिस्टर अपना बंगला खड़ा, मतलब महल खड़ा करेंगे, जैसे कि तेलंगाना में हुआ है. ये एक अच्छा तरीका है कि लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग और एक और कैपिटल बना दी, राइट, लेजिस्लेटिव प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल. इससे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा और डिसेंट्रलाइजेशन होगा. ये डिसेंट्रलाइजेशन यदि अच्छे से करी जाए, मैं ये कहूंगा कि ये कैपिटल्स बनाना एक अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि इससे जनता के करीब आएगा प्रशासन. यानी कि लोगों को, विशाखापट्टनम के लोगों को आंध्र प्रदेश की कुरनूल में जाने की जरूरत नहीं है, या विशाखापट्टनम के लोगों को अमरावती तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है अगर उन्हें कोई मैटर सरकार के नोटिस में लेके आना है, संज्ञान में लेके आना है. अब अगर इसको हम सब लेवल पे लेके जाएं, थोड़ा लोअर लेवल पे ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन को लेके जाएं, तो विशाखापट्टनम कैपिटल तो है, उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट होने चाहिए. सरकार क्या, लोग क्या चाहते हैं, जो जनता है, व्हाट डू पीपल रियली वांट? पीपल वांट द प्रॉक्सिमिटी टू द सेंटर ऑफ पावर, प्रॉक्सिमिटी टू द सेंटर ऑफ अथॉरिटी, क्लोजनेस. यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर्स, वो सुनने वाले लोग जिनके हाथ में कलम है डिसीजन लेने की, उनके हेडक्वार्टर्स पास में हो. यानी कि ज्यादा एसडीएम के ऑफिसेस बनने चाहिए. किसी भी स्टेट कैपिटल के अराउंड ज्यादा से ज्यादा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट्स के ऑफिस बनेंगे या एसडीएम के ऑफिस बनेंगे, तो लोगों के ग्रीवेंसेस कम होंगे. अब अगर आपको किसी को कांटेक्ट करने में ही 3 साल लग जाएं, तो आप क्या करोगे? कोई फार्मर क्या करेगा? वो तमिलनाडु से दिल्ली चल के आएगा न्यूड प्रोटेस्ट करने के लिए. यानी कि बिना किसी कपड़ों के फार्मर्स को यहाँ पे दिल्ली आना पड़ा ताकि सरकार उनके लिए कुछ करे. या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर विदर्भ रीजन में फार्मर्स के सुइसाइड्स बढ़ेंगे. अगर जनता की सुनवाई होगी, अगर सेंटर ऑफ पावर पास में होगा, तो लोग अपने ग्रीवेंसेस को वहीं सुलझा लेंगे. और इस वजह से अवसरवादी राजनेताओं को, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियंस को स्टेट, नई स्टेट बनाने के नाम पे राजनीति करने का या अनशन पे बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन इज फार मोर बेटर देन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन. आई होप यू गेट माई पॉइंट राइट. तो ये एक अच्छा प्रपोजल है. हमने इसे यूपीएससी के जीएस मेंस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है. तो ये जो बिल है ये पास किया गया, पेविंग द वे फॉर 3 कैपिटल्स ऑफ द स्टेट. अब बात थोड़ा सा इन चीजों की करते हैं कि क्या ये जरूरी है कि कोई स्टेट अगर नया कैपिटल बनाना चाहती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? जी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी. प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मेंस के लिए एनालिसिस मैंने बता दिया. तो आप लोग एक नोटबुक डेडिकेट कर सकते हो, उसे लिख सकते हो, उस पर लिख सकते हो कि ये जेवी नोटबुक है, राइट. कुछ भी लिखा हो उस पर आईटीसी वगैरह, उस पर जेवी लिख देना, उसमें ये सब नोट्स में लिख सकते हो. और बाकी याद करोगे जब प्रीलिम्स वगैरह में ये जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के नोट्स वगैरह हैं, उससे बेटर पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. जो चीज़ें मैंने कही वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन से ली गई हैं यहाँ पे, राइट. तो दिस इज देयर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2008. देन इट हैज बीन अग्रीड इन नवंबर 16, 1937, Sri Bagh Pact between the leaders of coastal Andhra that 2 university centers should be established in
वॉल्टेयर, विशाखापट्टनम एंड अनंतपुर। ये बाकी की चीजें आप खुद पढ़ लोगे, राइट। जस्टिस बी एन श्री कृष्णा टू लुक इनटू द डिमांड फॉर अ तेलंगाना स्टेट। बी एन श्री कृष्णा कमेटी लगाई गई थी तेलंगाना के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं और ये कमेटीज के नाम है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। बीसीजी रिकमेंडेशन भी है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ये थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी करना जरूरी है इन द लाइट ऑफ this news making to the stories, to the top stories in the newspapers. तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। these are equally the probable topics. हाई पावर कमेटी बनाई गई। इश्यूज रिलेटेड टू 3 कैपिटल्स, मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, डिस्टेंस इन आंध्र प्रदेश आर नॉट इनकंसिडरेबल। आंध्र प्रदेश एक अभी भी बड़ा स्टेट है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम is 700 kilometers away from judicial capital Kurnool and 400 kilometers away from legislative capital Amravati. Amravati Kurnool distance is 370 kilometer. The time and cost of travel will be very significant. अब इस वजह से ये हो सकता है कि MLAs के और मिनिस्टर्स के एयर ट्रैवल बिल बढ़ सकते हैं, राइट। एयर ट्रैवल बढ़ सकता है, लेकिन इस वजह से देखो क्या होगा कि नए नए एयरपोर्ट्स डेवलप होंगे, हेलीकॉप्टर हेलीपैड डेवलप होंगे, यानी कि उड़ान स्कीम जैसी स्कीम भी सफल होगी। और सबसे बड़ी बात है जो गवर्नेंस इंडेक्स है, गवर्नेंस परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि लोग क्या समझते हैं कि प्रशासन उनसे पास है या उनसे दूर, वो अच्छा हो सकता है इस चीज से। नाउ दिस इज देयर। इंडियन इकोनॉमी एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द इकोनॉमी एंड मार्केट्स। अब गाइज इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पे कोरोना वायरस का जो हमने नए टीचर को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो टीचर अच्छे से कर रही हैं, तो इसके लिए आप उनका वीडियो जतिन वर्मा IAS अकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और डीएनए भी जो है 1 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आपको सर्च करना है जतिन वर्मा IAS अकेडमी एंड यू विल बी एबल टू फॉलो दैट चैनल। नाउ कमिंग हियर, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करी गई हैं उस वीडियो में। आगे चलते हैं, ये सिम्टम्स हैं इसके, तो बहुत अच्छे से समझाया गया उस वीडियो में। आप ये कहें कि मैंने स्क्रिप्ट दी और उन्होंने उसको समझाया और पढ़ा, तो ये चीज़ें। अगर कुछ उसमें नेगेटिव फीडबैक है तो आप नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हो, हम लोग ज़रूर उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, समय के अभाव के चलते हमें और टीचर्स लाने पड़ेंगे, और ये सब चीज़ें आपकी बेटर इंटरेस्ट के लिए की जा रही हैं। Live mean global warming puts forest plantations in the country at risk. Global warming, drought and El Nino may lead to increased forest fires. तो global warming puts the forest plantation in the country at risk. ये और ज़्यादा रिस्क ऐसे बढ़ सकते हैं। Without the Forest Conservation Act and its reasonably effective implementation, India would have lost significant extent of forest area. Increased afforestation, India has also been implementing significant scale of forestation, though the rates of afforestation have declined recently. Agroforestry involving raising fruit tree plantations contribute to some extent. Commercial plantations of eucalyptus, causeriana, teak, poplar have been raised by farmers for commercial purposes. तो ये सब चीजें। Need to measure natural forest. Increase in the area under forest. According to latest biennial India State of Forest report, and our area under forest has been increasing. Natural forest not specifically measured. It is not clear what percentage of increase in the forest area is due to changes in natural forest, which are generally rich in biodiversity. The report does not specify what percentage of change in the area is due to commercial plantation and what percentage is contributed by horticulture or urban parks. Need to define natural forest. What will be of most concern to the forest and biodiversity conservation is to understand the status of natural forest and biodiversity. India can use the same definition of forest but must estimate and report the area under natural forest and other forest plantation categories. India needs to define natural forest first. पहले हमें natural forest define करने चाहिए. Further, this would involve additional staff time and resources. So this is there. Now, climate change and its impact. IPCC reports on large-scale loss. United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change reports have repeatedly concluded that climate change will lead to large-scale loss of biodiversity before the end of current century or even earlier.
Modeling studies by IISC, preliminary modeling studies by Indian Institute of Science have shown that about 20% of the forest will be impacted by climate change. तो ये थोड़ा सा theoretical है, एडिटोरियल्स का एनालिसिस ये हम कल देखेंगे. द फ्लॉड स्पिन टू इंडियाज कॉटन स्टोरी, ये भी उसी चैनल पे जतिन वर्मा IAS एकेडमी पे हमने एनालिसिस किया है. तो आप एडिटोरियल एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे उस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा. अगर आप लोगों का फीडबैक उस पर पॉजिटिव रहेगा तो वील डेफिनेटली बी ब्रिंगिंग आउट दी DEA rather daily editorial analysis by that teacher or the other teacher on that YouTube channel Jatin Verma's IAS Academy. Now इसके अलावा गाइज जो प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ है ये सारी चीज़ें हमने आज के DNA की कवर कर ली हैं. तो आपका कोई भी फीडबैक है या कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मेरे को हाईलाइट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें जो है एडिटोरियल से रिलेटेड हैं, कॉटन से रिलेटेड जो कि डील किया गया है. अब आते हैं PIB पे. यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल. यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का स्ट्रक्चर और क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country. National Startup Advisory Council. Council will be chaired by Ministry of Commerce. इस council के chairperson कौन होंगे? Ministry of Commerce. It will consist of non-official members, yes, to be nominated by central government. Nominated by central government. Industry के members भी इसमें होंगे. From the founders like from various categories like founder of successful startups, veterans and persons capable of representing the interest of incubators and accelerators. The term of non-official members of the Startup Advisory Council will be for a period of 2 years. 2 साल इनकी टर्म रहेगी, 2 साल सिर्फ. The nominees of the concerned ministries and departments not below the rank of joint secretary to the government of India, यानी कि bureaucrats भी रहेंगे joint secretary से ऊपर या joint secretary level के, and they will be ex officio members of the council. तो these things are important for prelims क्योंकि स्टार्टअप के बारे में प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ बोलते रहते हैं, राइट. तो इसी की वजह से काउंसिल विल, क्या काम होगा इस काउंसिल का? इट विल सजेस्ट मेजर्स टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग सिटीजन्स and students in particular, promote innovation in all the sectors of economy across the country. It will also suggest measures to facilitate public organizations to assimilate innovation with a view to improving public service delivery, promote creation, protection and commercialization of intellectual property rights. It would suggest making it easier to start, operate, grow and exit businesses by reducing regulatory compliances. तो ये सब चीज़ें हैं. With respect to administrative tribunal, consider the following statements. ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे गाइस. Now this is the second question. इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. और जैसा मैंने बताया कि ये एक और क्वेश्चन है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने क्वेश्चन देखा था. यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट. प्लीज आंसर दिस ऑल्सो. Then tomorrow 8:30 AM और 9 AM पे DNA will be done on this channel itself. और बाकी के कोर्सेज के लिए जैसा मैंने बताया कि रिवीजन के लिए जो लोग प्रीलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ये करंट अफेयर्स राउंडअप कोर्स और आने वाले दिनों में पॉलिटी का कोर्स भी आने जा रहा है. 27th of January द कोर्स फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड. तो आप लोग उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा. और अगर आप ये कोड यूज करेंगे जतिन वर्मा 71, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फी. बाकी सारे कोर्सेज भी मैं साल के बीच में लाते रहता हूँ अनअकैडमी प्लस पे. 10 फरवरी से बजट आने के बाद, इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद 10 फरवरी से इंडियन इकोनॉमी का भी एक कोर्स स्टार्ट होगा, राइट. तो ये सब चीज़ें हैं, आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे. सो फॉर नाउ गाइज, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. थैंक यू गाइज.